कि आरटीआई ये बहुत बड़ा अस्त्र है आम आदमी को एम्पावर करने के लिए। ये उनको मालूम भी होगा, क्योंकि जो जिन लोगों पर उनकी नज़र रहती है कि गुजरात में जो उनको तंग करते हैं, जिनकी वजह से वो परेशान है, वो 1% लोग भी नहीं है, 1%, लेस देन 1% है वो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले। उनको जनता ने दरकिनार भी कर दिया। लेकिन साधारण आदमी के हाथ में इतनी बड़ी ताकत है आरटीआई की। और अभी आपको बताता हूँ होगा क्या, जो मुझे अंदाज है, क्योंकि केंद्र की नौकरशाही जो है वो आरटीआई को लेकर के बहुत परेशान है। तो अभी जब मोदी जी शपथ लेंगे उसके बाद मुझे जो डर है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इनसे ये गलत काम कराने की कोशिश करेगी कि ब्यूरोक्रेसी इसको वो उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आरटीआई को और या तो कमज़ोर किया जाए या ख़त्म किया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ा ख़राब कदम होगा। मैं उस पर भरत भाई की प्रतिक्रिया, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना, आप जो इंटरव्यू की तमाम बात कर रहे थे वो उसके बाद वो चुनाव से पहले के इंटरव्यू थे। चुनाव के बाद में ऐसा लग रहा है कि मोदी जी जिस तरह से अब तक स्पीचेस दी हैं एक नए ट्रांसफॉर्म रूप में देख रहे हैं, बहुत मैच्योरिटी से। तो लगता है कि शायद वो मैच्योरिटी दिखाएंगे इस मामले में। मुझे एकदम नहीं, कतई मुझे कोई डर नहीं लगता कि वो आरटीआई के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे। मोदी जी की जहां तक बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं केंद्र की ब्यूरोक्रेसी इतनी परेशान है आरटीआई से कि वो कोशिश करेंगे कि ये तोहमत जो है वो मोदी जी पर लगे और उनकी तरफ से ऐसा कोई गलत फैसला कराया जाए। लेकिन मुझे पता है कि मोदी जी इतने नासमझ नहीं है। और मैं वही भरत भाई से जानना, क्योंकि गुजरात में कहा जाता है कि वो सुनते सबकी हैं लेकिन करते वही हैं जो उनको सही लगता है। आपने कहा सुनते ज्यादा है, उसका मतलब ये सुनते हैं उसमें तो अनुभव में तो अच्छा डिसीजन लेते हैं और उसी प्रकार से वो दिशा लेते हैं जी। तो जो लोग सुनते ज्यादा है उसका जो भी डिसीजन है वो परिपक्व होता है। तो मैं समझता हूँ आपने यही गुण का वर्णन किया है जी। दूसरा, श्याम जी ने जो कहा कि मोदी जी वो देश को कमजोर बनाने नहीं आ रहा है, देश को मजबूत बनाने आ रहा है। जो मोदी जी ने दूसरा बिंदु उठाया था, मैं उस पर श्यामलाल जी की प्रतिक्रिया लूंगा। स्पोर्ट्स के, क्रिकेट की सफाई, क्योंकि ये भी आरटीआई से जुड़ा एक ऐसा मसला है जिस पर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि देश को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो इस दिशा में कड़े कदम उठाए। इस छोटे से ब्रेक के बाद अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो हानिकारक हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग रोधक सीमेंट। मिलावट महामारी बनती जा रही है। मुझे तो सबसे ज्यादा फिक्र देश के बच्चों और युवाओं की है। अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे तो भारत स्वस्थ नहीं होगा। तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मिलावट से ये जंग सहारा क्यू शॉप लड़ रहा है। ये जंग आज पूरे भारत को लड़नी है और खासतौर से युवाओं को। ये जंग क्वालिटी से ही लड़ी जा सकती है और क्वालिटी का दूसरा नाम है सहारा क्यू शॉप। क्यू प्रोडक्ट्स अब भारत के 450 शहरों में 1150 से भी ज्यादा एक्सक्लूसिव सहारा क्यू शॉप्स और चुनिंदा नजदीकी किराना स्टोर्स पे उपलब्ध है। सहारा क्यू शॉप से जुड़िए, क्योंकि क्वालिटी हम सबका हक है। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो हानिकारक हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग रोधक सीमेंट। जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो मसला उठा रहे हैं आज के कार्यक्रम में वो ये कि नए जो प्रधानमंत्री हैं उनके सामने पारदर्शिता के मोर्चे पर किस तरह की चुनौतियां हैं। भरत भाई, मैं श्यामलाल जी से क्रिकेट की बात जो मोदी जी ने कही उस पर बात करूंगा, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं करप्शन के मुद्दे पर, क्योंकि जहां पारदर्शिता की बात आती है वहां करप्शन के मुद्दे पर एक बड़ा लोगों के मन में सवाल उठता है। और करप्शन के मुद्दे पर हमने देखा कि पूरा देश इस समस्या से त्रस्त है। ये इच्छा शक्ति का बात है। नरेंद्र भाई की इच्छा शक्ति के हिसाब से ये यहाँ का गुजरात का सुशासन हुआ है। जहाँ भी पारदर्शी शासन होता है वह अपने आप भ्रष्टाचार वो लेस हो जाता है। यहाँ एसीबी जो है, एंटी करप्शन ब्यूरो, वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। कोई भी आम आदमी अगर एप्लीकेशन दे तो उसके पर अच्छी तरह से उसका एक्शन लिया जा रहा है। आप कहीं भी गुजरात की जनता को पूछेंगे, उसका मार्केटिंग भी किया हमने। ऐसी भी कहाँ का किस नंबर से आप बात कर सकते, कोई भी आम आदमी
किस नंबर से आप कंप्लेन कर सकते हैं और बिल्कुल प्राइवेसी रहेगी। तो इस तरह से एसीबी यहाँ अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पारदर्शी है, इसी कारण भ्रष्टाचार की अभी कोई बात सरकार में नहीं है जी। और यहाँ डरते हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए लोग डरते हैं, क्योंकि उसका जो मुखिया है मतलब नरेंद्र भाई मोदी है, उसके कारण सबका डर रहता है और भ्रष्टाचार का यहाँ दबाव बना रहता है, इसलिए भ्रष्टाचार की कोई बात गुजरात में नहीं होती। जी, क्रिकेट को लेकर मैं अगर आपसे बोलना चाहूँ, जो हमने सुना नरेंद्र भाई ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई मैंने इसको उचित फोरम पे उठाया था और क्रिकेट को बीसीसीआई में लाने के लिए बहुत आरटीआई एक्टिविस्ट लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बीसीसीआई इसमें आना नहीं चाहती, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जो कि क्रिकेट संघ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक ताकत उनको वहाँ से मिलती है। आपको लगता है कि क्रिकेट में सफाई हो पाएगी? बीसीसीआई के बारे में आपको पता है कि बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट्स लड़ रहे हैं, सीआईसी में गए, कोर्ट में गए, कुछ ऑर्डर उस पर रिजर्व थे, अभी आ रहे होंगे, तो ये वहाँ से जब आएंगे तो उसके बाद फैसला होगा। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद आपने देखा और क्रिकेट जैसे जिस तरह के पावरफुल लोग इसमें जुड़े हुए हैं क्रिकेट के खेल में और खेल के पीछे के खेल में, वो आपको मालूम है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ भी थोड़ी पारदर्शिता होनी चाहिए, उसी तरह से उसी लॉजिक पर मुझे लगता है कि बीसीसीआई को भी आरटीआई में आना चाहिए। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट लड़ रहे हैं और वो कोर्ट में और सीआईसी में फैसला होना है। जहाँ तक मोदी जी की एज एक प्राइम मिनिस्टर के नाते जो भूमिका है, वो उन्होंने संकेत दिया है कि वो पहले उस भूमिका में नहीं थे और अब जब इस भूमिका में आएंगे तो ऑब्वियसली ये देश के लिए बहुत ही इंटरेस्ट की चीज़ है। हर कोई जानना चाहता है कि वो क्या करेंगे और मुझे लगता है कि कुछ करेंगे। चलिए, आपको लगता है कि कुछ करेंगे? श्यामलाल जी जी श्यामलाल जी, मैं श्यामलाल जी श्यामलाल जी, आपको देखा नहीं लेकिन आपको सुना। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिसयूज और यूजफुल और दोनों के बीच की एक आरटीआई की नोट्स बनाइए और हमें भी भेजिए और नरेंद्र भाई मोदी को भी भेजिए। आपका अनुभव हमको काम में आएगा। जी जरूर श्यामलाल जी, ऐसा करेंगे। पर फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भरत भाई पंड्या। भरत भाई पंड्या हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भरत भाई आपका। मैं आखिरी बात श्यामलाल जी, वो कह रहे हैं कि भाई हमने हालांकि इस पे कई बार डिस्कशन किया है कि आरटीआई का मिसयूज के ऊपर, और जहां ट्रांसपेरेंसी होती है, जहां पर तकनीक होती है, वहां मिसयूज की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर कहा है तो हम क्यों ना इसको इस मसले को, लगता है कि नए प्रधानमंत्री के सामने एक बार फिर से मसला जाएगा और उसको उनको विचार करना पड़ेगा। मिसयूज और यूज ऑफ आरटीआई का देखिए, इसकी बड़ी थिन लाइन है। आप क्या इस देश में आप डॉरी एक्ट का मिसयूज नहीं हो रहा है, आप उसको रोक पाते हैं क्या? आप 302 का मिसयूज कम हो रहा है। तो ये साहब कहने की बातें हैं। और मान लीजिए आप कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, आपके मन में क्या है कि आप उसका क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये कौन जानता है? तो आरटीआई एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट आस्क फ्रॉम द एप्लीकेंट दैट व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीकिंग द इंफॉर्मेशन। जब से आरटीआई एक्ट लागू हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में कितनी आरटीआई लगी हैं। और उसकी वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार बोला जरूर था कि थोड़ा हमको कॉशियस रहना होगा, लेकिन सबसे अच्छा आरटीआई का इम्प्लीमेंटेशन पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में ही हो रहा था मेरी नज़र में। तो ये मुझे लगता है इनकी आशंका बहुत ही निराधार है। और मिसयूज कोई कर रहा होगा, एक आदमी कर रहा होगा, लाखों लोग आरटीआई का यूज कर रहे हैं, उनको तो वो तो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं ना। दिखाई तो एक आदमी पड़ता है जो इनको किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से इनसे मांग रहा था इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, मिसयूज हर कानून का होता है, ये बात सोचनी पड़ेगी। और उम्मीद हम यही करेंगे कि नए प्रधानमंत्री इस मामले में भी मैच्योरिटी के साथ और उदार मन के साथ काम करेंगे और आरटीआई को मजबूत बनाने की दिशा में जो है वो आगे बढ़ेंगे। और आरटीआई में जो अगर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की जहां बात है, वहां तकनीक का इस्तेमाल कर सेक्शन 4 जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं आम जनता तक पहुंचाकर एक पारदर्शी शासन, एक पारदर्शी सरकार की स्थापना में नए प्रधानमंत्री इस तरह का प्रयास करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बहरहाल अभी ये सफ़र लंबा रहेगा और देखना पड़ेगा कि इस मोर्चे पर क्या उनकी उपलब्धियां रहती है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आज हमने एक इस मुद्दे पर बात की, नए प्रधानमंत्री के सामने पारदर्शिता के मोर्चे पर क्या चुनौती है उसकी बात की। लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं इस बीच आरटीआई को लेकर के देश भर में क्या कुछ होता रहा, वो सब समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। मंजूरी मिलने के बावजूद ब्लड बैंक योजना पे काम नहीं हो रहा है। मामला पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक अति विशिष्ट यानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला हुआ था, जिसमें कि विभाग की मंजूरी के बावजूद
ये कहा गया था कि यहाँ पर ब्लड बैंक योजना रखी जाए जिससे मरीजों को आसानी हो, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत लापरवाही कर रहा है और इसमें अनदेखी कर रहा है। पूरे मामले का खुलासा हुआ है आरटीआई से, जबकि 6 साल पहले करोड़ों की लागत से यहाँ पर 300 बेडों से लैस एक अति विशिष्ट अस्पताल खोला गया था और इसमें यह कि ब्लड बैंक खोलने की बात थी। लेकिन नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट होने के बावजूद मरीजों को यहाँ ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके बाद भी अस्पताल प्रशासन ने अभी तक यहाँ पर ब्लड बैंक नहीं खोला है। राजीव माथुर बनेंगे देश के 6ठे मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त। पिछले दिनों राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई। वैसे राजीव माथुर जो हैं वो 2012 से ही केंद्रीय सूचना आयोग में आयुक्त के पद पर तैनात थे, लेकिन अब वरिष्ठता के आधार पर वो मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, जो कि सुषमा सिंह का स्थान लेंगे। राजीव माथुर उत्तर प्रदेश के आईपीएस कैडर के, इससे पहले वो आईबी के प्रमुख भी रह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि देश को 6 मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त मिल चुके हैं, लेकिन सीआईसी की जो कार्यशैली है, सीआईसी में जो बढ़ती पेंडेंसी है, वो राजीव माथुर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस समय केंद्रीय सूचना आयोग में 14,000 से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर सैकड़ों ऐसी छात्राएं हैं जो लाभार्थी छात्राएं हैं जो अपना पैसा पाने के लिए बैंकों के और स्कूल के चक्कर काट रही हैं। साल 2012 और 13 में प्रशासन ने ऐसे कुछ छात्रों को 30-30 हज़ार रुपए के चेक को आवंटित किया था, लेकिन अब तक उन्हें पैसा नहीं मिला है। हालांकि तत्कालीन जो प्रशासनिक अधिकारी वहां के थे, उनके हस्तक्षेप के बाद बैंक ने इन चेकों को उनके बैंक अकाउंट्स में डाला था, लेकिन जो उसकी चेक की मियाद थी वो अब तक खत्म हो चुकी है। आखिर उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की जो अधिकारी हैं इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं? क्योंकि ये पूरा पैसा अभी तक ठंडे बस्ते में है और इन जो लाभार्थी छात्राएं हैं उनको अब तक पैसा नहीं मिल सका है। भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न एक बार फिर विवादों में है। पिछले साल जब सचिन तेंदुलकर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला और संन्यास लेने की घोषणा की, तभी भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। लेकिन सूचना अधिकार कानून से पता चला है कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद को जो भारत रत्न देने की जो फाइल थी वो गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन के बीच में 6 महीने तक चक्कर काटती रही। लेकिन जैसे ही सचिन तेंदुलकर की भारत रत्न देने की जो फाइल आई, उसे तुरंत सारे नियमों को दरकिनार करते हुए उसे पास कर दिया गया। अब लोगों का कहना है, लोगों का आरोप है कि हॉकी के जो जादूगर कहे जाते थे, जिन्होंने भारत को 3 से ज्यादा गोल्ड मेडल दिलाए, आखिर उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते, और इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही। श्यामलाल जी आप यहाँ पर, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और आपका हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहे तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है जानने कहा, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपर निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है jannekhak@gmail.com, जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे ट्विटर हैंडल का एड्रेस भी है। आप हमारे ट्विटर हैंडल से भी जुड़कर अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, आरटीआई जब से लागू हुआ है। आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नाम